मध्य क्षेत्र के सह संयोजक श्रीमान ऋषेंद्र जी, हमारे निमंत्रण पर उपस्थित जन अभियान परिषद के श्री बीजी नायडू जी, हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर जयंत शोरवलकर जी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी, रजिस्ट्रार हैं जो सांची विश्वविद्यालय में, और उतने ही प्रतिष्ठित, बाकी सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय परिषद के भी सदस्य बैठे हैं और अन्य भी उतने ही प्रतिष्ठित हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के तज्ञ लोग बैठे हैं। आज का जो प्रमुख रूप से विषय है, ये पेटेंट फ्री वैक्सीन का अभियान जो है, इसको क्यों स्वदेशी जागरण मंच ने चलाया हुआ है और विश्व की 787 करोड़ जनता को, विश्व की मानवता को उसकी कैसी तुरंत की आवश्यकता है और आगामी इस अभियान की दिशा क्या है, इसकी चर्चा करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस संदर्भ में पहले थोड़ी सा जो कोरोना महामारी की कुछ चीजें आप लोगों को जानकारी में हैं, उनकी विवेचना कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। उस पृष्ठभूमि से फिर इस पेटेंट फ्री वैक्सीन अभियान, इसको समझने में थोड़ी आसानी हो। हम सब लोगों को ये जो कोरोना महामारी का सामना करना पड़ रहा है इस समय पर विश्व को, इसके पैरेलल, इसके समांतर, इसके जैसी दूसरी बीमारी निकट में सीधे सीधे 100 वर्षों पश्चात ही आई है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 के बीच में हुआ, 1918 में अमेरिकी नौसैनिक जो विश्व में संपूर्ण जगह पर लड़ाइयों के लिए गए थे, वो वहां से कहीं से वो बीमारी लेकर आए, स्पेनिश फ्लू की। स्पेनिश फ्लू से ऐसा लगता है कई बार ये स्पेन का कोई फ्लू है क्या? नहीं, वास्तव में ये अमेरिका से अमेरिकन सैनिक लेकर आए थे और इसका इतना भयानक वो था, इस बीमारी का बिल्कुल इस जैसी थी जैसी ये छुआछूत की बीमारी थी। उस समय पर कोई वैक्सीन साइंस डेवलप नहीं थी। हम लोग को मालूम हो, लगभग 5 करोड़ लोग दुनिया में उस समय पर स्पेनिश फ्लू से मारे गए, लगभग 2 वर्षों में। अमेरिका की नौसेना का 40% भूभाग ये वाइप आउट हो गया। अमेरिका के जितने सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे, उससे कहीं अधिक सैनिक स्पेनिश फ्लू के कारण मारे गए। यूरोप का 1/3 हिस्सा इसकी लपेट में आ गया। कैसा व्यापक वो था, उसमें इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी। आज के विज्ञान को हम नतमस्तक हैं, निश्चित रूप से नतमस्तक। विश्व के वैज्ञानिकों ने 1 वर्ष से कम समय में इसकी वैक्सीन विकसित की। स्वदेशी जागरण नहीं, संपूर्ण देश के, और संपूर्ण देश के संपूर्ण विश्व के लोग अपने इन मेडिकल क्षेत्र के वैज्ञानिकों के आगे नतमस्तक हैं कि उन्होंने 1 वर्ष के अंदर अंदर इस बार की ये वैक्सीन उपलब्ध करवा दी। जो 1918 में जो स्पेनिश फ्लू फैला था, उसकी वैक्सीन तो जाकर 1940 में विकसित हुई, 20 वर्ष लग गए। स्पेनिश फ्लू उसका नाम इसलिए पड़ गया कि उस समय पर विश्व युद्ध के कारण से अमेरिका सहित यूरोप के सब देशों में समाचारों के ऊपर प्रतिबंध था। ये महामारी फैल रही, इसका भी कोई समाचार नहीं आ रहे थे। स्पेन उस समय पर उस विश्व युद्ध में कहीं पर भी भाग नहीं कर रहा था किसी तरह भी, इसलिए वहां पर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग हो रही थी। तो इसकी वाइड रिपोर्टिंग स्पेनिश मीडिया में हुई, इसलिए जनरली उसके नाम पर चल गया कि ये स्पेनिश फ्लू, स्पेन वाले बता रहे हैं तो इसलिए स्पेनिश फ्लू उसका नाम पड़ गया, क्योंकि कोई नाम था ही नहीं उस समय पर। 1970 के दशक में फिर WHO और WTO ने पारित किया किसी बीमारी का नाम उसके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पे नहीं रखा जाएगा, इसलिए ये वायरस वास्तव में चाइनीज वायरस है
किंतु क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पे नहीं रखना, उस देश का नाम पे नहीं रखना, इसलिए इसका कोरोना या कोविड बीमारी का पूरा नाम रखा। अन्यथा ये चाइनीज वायरस है, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए स्पेनिश फ्लू है तो ये चाइनीज वायरस है। वैसे विश्व में इस प्रकार की बीमारियों का इतिहास पुराना है। 541 में सबसे पहले बुबनिक प्लेग फैला। उस बुबनिक प्लेग के अंदर भी लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए थे। आधा यूरोप उसमें वाइप आउट हो गया था। दुनिया की 1/3 आबादी उस समय पर स्वाहा हो गई। 1342 में भी जो ब्लैक डेथ हुई, अमेरिका के ट्रेडर्स वो लेकर आए उस बीमारी को। बाद में जिस समय जहां उस डेक के ऊपर चढ़े लोग तो देखा कि ब्लैक सी से आए थे जो जहाज, उसके अंदर लोगों की बड़ी बुरी हालत है, किंतु उसमें 4 घंटे उनको लग गए उनको क्लियर कर रहे हैं उन जहाजों को, 12 जहाजों को ब्लैक डेथ से जो ब्लैक सागर से जो आए थे उनको वापस भेजने में। लेकिन तब तक बीमारी आ चुकी थी। और ये जो दूसरी थी ब्लैक डेथ को बोलते हैं 1342 में आई, उसमें भी ऐसी बड़ी भारी मात्रा में विश्व भर में बर्बादी हुई। लेकिन संयोग कैसा है कि विश्व में जो पिछली 10 महामारियां फैली हैं, लास्ट मार्च मानते हैं, उस महामारी तक, जिसमें टीबी को भी मानते हैं, एड्स को भी मानते हैं, छुआछूत के कारण से फैली, लगातार फैलती है। 10 में से 5 का ओरिजिन चीन की मेनलैंड से या चीन के संबंधित भूमि से हो रहा। अब इसको दुर्योग कहें, संयोग कहें या जो भी कहें, वर्तमान का जो वायरस पैदा हुआ है, संपूर्ण दुनिया में इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के शोध चल रहे हैं। अभी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन दोनों तरफ के ही बराबर इसके ऊपर अभिमत आ रहे हैं। लेटेस्ट कल रात को भी एक स्टडी आई है कि चीन का जो सबसे बड़ा एक प्रांत है हुबई, उसकी राजधानी है वुहान, लगभग 1.25 करोड़ के सिटी है, जैसे हमारा क्या नाम है अपना ये दिल्ली है या ऐसा। उस वुहान में इंटरनेशनल लैब है, वुहान लैब है, वुहान वायरोलॉजी लैब। उस लैब के ऊपर ही सब प्रकार का संदेह इजाफा आ रहा है, क्योंकि वुहान सिटी से ही हुआ है और वुहान वो इंटरनेशनल लेवल की वो लैब है। और सब प्रकार के प्रमाण इंक्लूडिंग पूना के हमारे पति पत्नी, उनकी स्टडी सहित अमेरिका के जनरल लॉन्सेंट तक की स्टडी ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो वायरस है ये नेचुरल वायरस नहीं है। चाइना ने एक थ्योरी चलाई है कि चमगादड़ों में से निकला है, बाकी निकला है, ऐसा ऐसा है, वहां की जो मीट मार्केट है उसमें से शुरुआत हुई है, वो केवल है। उसका तो इतना, बल्कि ये भी कहना है चीन का कि हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग की है, अन्यथा चीन से ही ओरिजिन हुआ है ऐसा नहीं है। तो ये वायरस तो यूरोप से आया है, ऐसा उसका ऑफिशियल स्टैंड ही है। जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर सारी दुनिया में इस बात पर तो सहमति है कि भी ये वुहान शहर से प्रारंभ हुआ है। अब वो चाइना का वो वार गेम था, बायोलॉजिकल वार का हिस्सा था, एक्सीडेंटल निकला या नेचुरल है, अभी देखना बाकी है। लेकिन चीन के वुहान से हुआ ये सब लोगों को मालूम। विश्व भर में इतनी तेजी से फैलने का कारण क्या है? तो उस समय पर 1918 में उसके पश्चात से ये इतनी बड़ी महामारी आई। इस समय पर दुनिया जो सबसे अधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड है और सबसे अधिक कनेक्टेड है, इसलिए आप देखेंगे कि इसका प्रभाव वुहान से लेकर मिलान तक सारी दुनिया में कहां हुआ है। पहले प्रभाव कॉन्सेंट्रेटेड, जो सिटी और जो स्टेट सबसे अधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड थे और सबसे अधिक क्राउडेड थे। भारत में भी आप देखेंगे महाराष्ट्र का ग्राफ सबसे अधिक जा रहा है, तमिलनाडु का ग्राफ सबसे अधिक जा रहा है, क्योंकि भारत की तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये 2 सर्वाधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं। जो स्टेट जितनी कम इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और ये भारत का पैटर्न नहीं है, विश्व भर का इस वायरस का पैटर्न है। जो सिटी, जो स्टेट जितनी अधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड, जितनी अधिक क्राउडेड, उतना अधिक वहां पर वायरस का फैलना होगा। इसमें एक्सेप्शन केवल चीन है, क्योंकि चीन का इंडस्ट्रियलाइजेशन इस समय सबसे अधिक है, लेकिन चीन की कैजुअलिटी तो केवल 5000 शो कर रहा हूं। चीन का वो जो है वो तो 1 लाख से कुछ ऊपर केवल बता रहा है। इसलिए क्योंकि चीन ने इसको रहस्यमय तरीके से रखा है, उसके फिगर्स में कोई दुनिया में विश्वास नहीं कर रहा। इवन उसकी वैक्सीन के जो फिगर्स आ रही हैं उसको भी कोट नहीं कर रहे हैं।
अभी वो बता रहे कि उनके तो यहाँ पर 100 करोड़ से ऊपर का वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन कोई दुनिया में विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनके फिगर जो है कैसी मैनिपुलेटेड रहती है, ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल रहती नहीं। लेकिन 2019 की नवंबर में ये पहली बार इसका रिपोर्ट हुआ। हालांकि चाइना का जो ली बियांग नाम का जो डॉक्टर था जिसने सबसे पहले रिपोर्ट किया, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। अरे देखिए चीन का हिसाब तो कैसा है। उसने सबसे पहले बताया कि ये नए प्रकार का वायरस है जो कि क्या नाम है इससे फैल रहा है, छूने से फैल रहा है, इसको इस ड्रेस में नहीं लेना चाहिए। अपने साथियों को कहा, ऊपर तक उसकी नहीं सुनेंगे तो उसने ऊपर तक बातचीत कर ली और उसके खिलाफ एफआईआर डाली। बाद में उसकी भी क्या नाम है 1.5 महीने बाद उसी में मृत्यु हो गई, वो अलग बात। वहां से चीन से ये फैला तो यूरोप और अमेरिका, फिर भारत, और कहते कहते कैसा दुनिया में हुआ है कि हम सब लोगों को मालूम है। इस समय पर 17 करोड़ से अधिक, अगर मेरा लेटेस्ट फिगर शायद 18 के आसपास पहुंच गई हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 17.5 करोड़ पार कर गई थी ये लेटेस्ट फिगर। इस समय सारी दुनिया में संक्रमित हुए 37 लाख से अधिक इस समय पर सारी दुनिया के अंदर मौतें हो चुकी। भारत में भी इस समय पर 3 लाख मौत का आंकड़ा पार कर गया है 3 दिन पहले। विश्व भर में इस कोरोना महामारी का ऐसा कहर वर्तमान के किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, किसी को कल्पना भी नहीं की ऐसा जाने वाला। और बड़ी बात है, इतना एडवांस मेडिकल सिस्टम वगैरह हो गया, इसको तुरंत कोई रोका जा सकता है, इसका मार्ग किसी के पास। भयानक तबाही हुई, और केवल वही नहीं हुई, यानी मौत के आंकड़े और उसके कारण से जो क्या नाम है संक्रमित हुए उनके आंकड़े वो एक चीज है, किंतु दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इसके कारण से तबाह हुई हैं। यूएस जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या नाम है इकोनॉमी मानी जाती है विश्व के अंदर, इतनी बड़ी सुपर पावर मानी जाती है, वो भी 23% नहीं 23% हमें 13% उनका डिप गया है। हमारा भी सेकंड क्वार्टर ऑफ द 2021 का जो क्वार्टर गया था उसमें हम 23.9% का जीडीपी का डिप गया। ओवरऑल सारे देश की इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी -7.3, 1947 के बाद से किसी भी साल में भारत की इकोनॉमी -7.3 नहीं गई, दुनिया की नहीं गई। तो जो मर गए, जो संक्रमित हुए, जिनको स्वास्थ्य के कारण से कठिनाइयां हुई, वो एक बात है, संपूर्ण विश्व को इसका जो आर्थिक फॉलआउट हुआ और जो बेरोजगारी हुई वो संपूर्ण दुनिया की 787 करोड़ को भी प्रभावित किया। मुकेश अंबानी और वहां से ऊपर से लेकर हमारा लास्ट कोई रिक्शा चलाने वाला या फिर और भी उससे कोई निम्न स्तर का, सबको प्रभावित हुआ। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में 13 करोड़ लोगों का रोजगार इस सारे कोरोना के जो पिछले साल का हो गया 2021 का हमारा 2020-21 का जो वर्ष चला गया, इस 2020 13 करोड़ लोगों का रोजगार या तो पूरी तरह से या फिर मोटे तौर पर, मतलब किसी 10-20% बच गया, छोटा मोटा हो गया तो उसका कोई कहने वाली नहीं, तो इतने लोगों का रोजगार एक साथ जो है तबाह हो। ऐसा जबरदस्त इसके हिसाब था, ये हम सब लोग जानते हैं। इस सारे में हिसाब उसमें भारत को एक बड़ा प्लस पॉइंट था। मैं उस आइडियोलॉजिकल ग्रुप से हूं, मैं एक बात है, किंतु दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के अर्थशास्त्री, दुनिया भर के क्या नाम है मेडिकल विशेषज्ञ इस बात पर मानते हैं, पर्टिकुलरली पहली लहर के समय पर भारत ने जितने अच्छे ढंग से इस कोरोना के साथ फाइट की, लड़ाई की, वो सारी दुनिया के अंदर एक उदाहरण के रूप में उभरता है। हमारे यहाँ पर 17 जनवरी से इसकी वो शुरू हो गई थी, क्या नाम है प्रक्रिया। 17 जनवरी को हमारे यहाँ पर पहला केस नहीं, 17 जनवरी को हमारे यहाँ पर चेकिंग शुरू हुई थी। हमारे यहाँ पहला केस तो आया जाकर 22 फरवरी को। 1 महीने से पहले हमने सारी अपनी एयरपोर्ट, सारे सी पोर्ट इनको सील कर दिया था। विश्व में किसी ने इतनी जल्दी से नहीं किया। हमारे यहाँ पर भी 824 केस आए थे कि हमने 24 मार्च को सारे भारत के अंदर लॉकडाउन डाल दिया।
किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस प्रकार का लॉकडाउन करना संभव नहीं हुआ जितना कि भारत ने कर लिया, क्योंकि भारत के नेतृत्व पर भारत के जनमानस का विश्वास था। ये उसके कारण से संभव हुआ, केवल गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण से नहीं हो सकता है, वो भी नहीं था। उसका परिणाम क्या हुआ कि जिस समय पर कोरोना वायरस भारत के अंदर प्रवेश किया, हमारे पास उसको निपटने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरा की एक हमारी वायरोलॉजी लैब को छोड़कर हमारे पास सारे भारत में एक भी लैब नहीं थी जहां पर हम इसको टेस्ट कर सकें। इसको जो टेस्टिंग किट है वो हमारे पास अपनी एक नहीं थी, या कोरियन थी या उसी चाइना से थी जिस चाइना ने वायरस भेजा था। जो अपने नर्स और डॉक्टर जिन्होंने इसको पहनकर वो करना था, पीपीई किट, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके बाकी सारे वो क्या है, ये हमारे को पता नहीं। टेलीविजन पर देख रहे थे कि हाँ वो ऐसा पहन पहन के कर रहे हैं चीन वाले और यूरोप वाले। तो हमारे पास लैब नहीं, टेस्टिंग किट नहीं, पीपीई किट नहीं, इंजेक्शन तो इसका उस समय किसी को पास भी नहीं था, दवाई तो किसी को पता ही नहीं थी। इतने सारे वेंटिलेटर चाहिए भाई इतने बड़े देश के लिए, कुछ नहीं। लेकिन दूरदर्शी नेतृत्व के कारण से जैसा लॉकडाउन और किया, उसके कारण से हमारे को स्पेस मिल गया 2.5-3 महीने का। कई बार लोग कहते हैं कि आपने पहला लॉकडाउन बड़ा सख्त लगाया, इसके कारण से जीडीपी आपकी डाउन गई। जीडीपी तो डाउन इससे भी ज्यादा चली जाती और मौतें कितनी होती, भयंकर कैसा हाल हो जाता। डॉक्टरों को पता नहीं इसका करना है क्या है, उनका पीपी किट नहीं, वो क्या करते डॉक्टर जाकर। हमारे को सख्त लॉकडाउन पहली बार लगाने के कारण से हमारे को 2-2.5-3 महीने का स्पेस मिला। आज भारत में 1800 से अधिक इसकी लैब है। आप लोगों को मालूम कर दो, जो पहली बार इसकी टेस्टिंग किट जो चाइना की थी उसके पहले वापस भेज दिया गया। कोरियन कंपनी से भी अलायंस किया गया कि मानेसर गुड़गांव के अंदर प्लांट डालिए तुरंत, और 12 दिन के अंदर अंदर पीपीई किट हमारे से बनने के लिए तैयार हो गई। लुधियाना से लेकर और तिरपुर तक, आपके यहाँ शिवकाशी में जहाँ के हमारा ठाकुर जी बैठे हैं, इंदौर, सब जगह पर। और कैसी ऐसी स्थिति हो गई कि फरवरी में हमने पीपी किट तैयार करनी शुरू की और मई में हमारे एक्सपोर्टर कहने लगे वी आर रेडी टू एक्सपोर्ट पीपी किट। और कैसी कि वो जो चाइना की कॉस्ट को भी क्या नाम वो कर रही थी, बात कर रही थी, क्वालिटी तो बात करती हमारी। भारत की उस समय तक की सबसे ज्ञात जो इसकी दवाई थी हाइड्रोसिस क्लोरोक्विन, वो विश्व के 90 देशों में नहीं, अमेरिका तक में उसकी डिमांड थी। बाद में दूसरी दवाइयां निकल आई, इसलिए उन्होंने कहा कि हाइड्रोसिस क्लोरोक्विन की आवश्यकता नहीं, वो एक बात है। उस समय पहले बात कुछ नहीं था, तो नजदीक की सबसे अधिक दवाई कौन सी थी, हाइड्रोसिस क्लोरोक्विन काम। विश्व में सबसे अधिक हमने भेजी 90 देशों में हम लोगों ने। आज तो हम उसका सब कुछ हम भेज रहे। तो भारत ने अपने 2-2.5 महीने की एक स्ट्रेटजी ऐसी बना ली जिसके कारण से हम भारत के लोग तैयार हो सके। इसलिए जब हमारे यहाँ केस मई जून के अंदर बढ़े तो उसके करने के लिए आवश्यक तैयारी हमारे क्या नाम है चिकित्सा विभाग की हो चुकी थी। तब तक हमारे डॉक्टर, नर्सिंग, मेंटल से लेकर उनके प्रशिक्षण तक का हो गया था। लैब सामने आ गई थी, टेस्टिंग किट हमारे यहाँ पर मिल गई थी, पीपीई किट अवेलेबल थी, एवरीथिंग वाज अवेलेबल, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं हो गई थी। बाकी उसमें इसलिए पहली महामारी के समय पर विश्व भर ने माना कि भारत की जो लड़ाई है वो सबसे अधिक तरीके अच्छे ढंग से लड़ी। दुनिया में चीन कुप्रसिद्ध हो गया वायरस फैलाने के कारण से, भारत प्रसिद्ध हो गया उस वायरस से कैसे लड़ना इसके बुझाने के नाम से। यद्यपि ऐसा विचित्र देश है, उसी चीन ने उस समय पर भी इतनी महामारी जब संपूर्ण विश्व में फैली थी तो दुनिया का ध्यान इससे हटाने के लिए अपने सीमा और सीमा से लगते 12 देशों के साथ सीमाई अतिक्रमण करके युद्ध जैसी हालत पैदा कर। भारत के साथ भी गलवान के अंदर झगड़ा था। एक तरफ हम वायरस से लड़ रहे थे, एक तरफ हम क्या नाम है सीमा के ऊपर लड़ रहे थे। और तीसरी तरफ भी है, कहने में हमारे यहाँ पर एक दिक्कत है लोकतंत्र होने का, एक छोटे बल्कि विचित्रता भी। उस समय पर हम एक तीसरा अपने घर के अंदर भी लड़ रहे थे, वो किसानों का स्टेशन चढ़ के वो बैठे।
ऐसी लोकतांत्रिक है, लोग कहते हैं चीन ने लड़, चीन के यहाँ तो लोकतंत्र है नहीं, तो वहां कैसे लड़ना? जापान के अंदर नेशनलिज्म और नेशनल कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि वो लड़ सकता है। भारत में हर किसी को हर कुछ कहने का अधिकार, ऐसी स्थिति में भी देश को इतनी बड़ी महामारी में से निकाल कर ले जाना एक बहुत बड़ा काम। इस परिस्थिति में से अभी आए जब, तो भारत ने कैसा मूव किया है, अक्टूबर 2020 में ही भारत सरकार ने WTO के अंदर एक मूव किया था। उस समय पर मैं बता दूं, उस समय पर इसकी वैक्सीन अभी नहीं आई थी, इसकी वैक्सीन दिसंबर में आई। सबसे पहले इंग्लैंड में अप्रूवल दिया, इमरजेंसी अप्रूवल दिया 16 दिसंबर को वैक्सीन की, एस्ट्राजेनिका को क्या नाम है अप्रूवल दिया, इसकी एस्ट्राजेनिका को दिया और फाइजर को दिया, क्या नाम है उसमें। लेकिन अक्टूबर में चर्चा आ गई थी कि वैक्सीन जो है अगले 2 या 3 महीने में विकसित होकर आ जाएगी। भारत ने इस बात को भांपते हुए कि विश्व की 787 करोड़ जनता को अगर पूरी तरह से पेटेंट वो कराना है तो ये पेटेंट का कानून उनके आड़े आएगा, इसकी प्रोडक्शन उससे लिमिटेड हो जाएगी। उसकी लिमिटेडलेस करने के लिए अक्टूबर में ही WTO में मूव किया था, आपको बता, लोगों को मालूम नहीं। और दिसंबर में आने के पश्चात यूरोप और अमेरिका के एनजीओ भी इस बात के लिए खड़े हो गए कि हाँ वास्तव में पेटेंट जो है वो मुक्त होने ही चाहिए। ये वैक्सीन जो अन्ना मैरियट है, ऑक्सफोर्ड की क्या नाम है वो चेयरमैन, शायद सेक्रेटरी जनरल, इसके पीछे ही सबसे पीछे दिया, उसने कहा नोबडी इज सेफ अंटिल ऑल आर सेफ। ये समझ लीजिए, अगर अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग या चाइना के लोग ये सोचते हो कि हम सुरक्षित हो जाएंगे, हम अपने यहाँ वैक्सीन तो लगा देंगे, बाकी दुनिया जाए, विकासशील देशों की गरीब जनता जाए भाड़ में, तो नोबडी इज सेफ अंटिल ऑल आर सेफ। क्यों? ये वायरस कहीं से भी फैलेगा, आपने नहीं लगने दी, आपने कहा हम तो पेटेंट रखेंगे, अपने वैक्सीन लगाएंगे, उनको उस दाम पर देंगे, ठीक है, तो वायरस तो आएगा, वायरस ने तो आपकी पेटेंट नहीं देखना है, क्या करेंगे आप? तो इसलिए अन्ना मैरियट का वो वाक्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, नोबडी इज सेफ अंटिल ऑल आर सेफ। और WHO के क्या नाम है टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि यदि इसको पेटेंट फ्री करने का अब समय नहीं है तो कौन सा समय आने वाला है फिर पेटेंट को फ्री करने का? जनवरी मास में ही और नोबेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस ये एक्टिव हुए और भारत ने दुनिया के 200 नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल लॉरेट और एक्स स्टेट हेड्स, उन्होंने एक पेटिशन मूव की कि सारे विश्व को वैक्सीन की जल्दी से जल्दी उपलब्धता के लिए इसको पेटेंट फ्री किया जाए। नहीं समझता कि अपने में से ऐसे कौन से पेटेंट का वो समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, लेकिन तो भी मुझे एक ने कहा कि सर आप बोलते रहते हो पेटेंट क्या है, इसको फ्री करना क्या है इसको दवाई। तो हो सकता है अपने में से कोई एक आधा भी ऐसा हो कि पेटेंट, तो वास्तव में देखा जाए तो पेटेंट कराना ये कोई बुरी चीज नहीं है। और ये पेटेंट कोई आज से नहीं है, पेटेंट 1674 में से शुरू हो गया था, इंग्लैंड में शुरू किया था, लेकिन हो गया था क्या नाम है ये पेटेंट का प्रक्रियाएं शुरू। पेटेंट क्या है? यानी आपने कोई चीज विकसित की, आपने कोई चीज इन्वेंट की, आपने इन्वेंट की तो आपने इसके ऊपर दिमाग लगाया, आपने उसके ऊपर पैसा भी खर्चा होगा, आपने खर्चा करने वाले जो इन्वेंटर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर हैं, उनको भी क्या नाम कोई दिया होगा, तो इसलिए आपका करोड़ 2 करोड़ जितना भी जो जैसे रिसर्च में उसके ऊपर खर्च हुआ। तो स्वाभाविक है आपने जो रिसर्च प्रोडक्ट की और उस रिसर्च प्रोडक्ट को आप बाजार में लाए, लेकिन बाजार में लाते ही आप किसी ने कॉपी कर ली तो उसने क्या नाम है वैसा प्रोडक्ट बना दिया। आपने तो उस पर मानो 10 करोड़ रुपया खर्च करके क्या नाम किया था, उसने उसको कॉपी करने के लिए 5-7 लाख रुपया खर्च करके और प्रोडक्ट बेच के और करना शुरू कर दिया। तो आपने कह रहा है भाई मैं क्या हुआ, मेरा 10 करोड़ में तो नुकसान हो गया, अगली बार आप करेंगे नहीं। तो आपको इंसेंटिवाइज करने के लिए पेटेंट की व्यवस्था विश्व में आई। हालांकि ये भारतीय दृष्टिकोण इसके बारे में नहीं है, लेकिन ये भी है कि इसके प्रथम भुक्तभोगियों में हम भी हैं। फॉर एग्जाम्पल
जगदीश बसु ने वायरलेस का आविष्कार किया, एवरीबॉडी नोस। लेकिन जगदीश बसु ने वायरलेस का आविष्कार कराने के बाद भी उसका पेटेंट नहीं कराया था, इसलिए इटली के मार्कोनी ने उसकी कॉपी कर ली, उसको वो करके अपने नाम से छुपा दी। इसलिए दुनिया आज तक जानती रही है कि वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया, जबकि वायरलेस का आविष्कार जगदीश बसु का आविष्कार है। लेटेस्ट स्टडी में अब दुनिया ने मान लिया है कि हाँ वो ओरिजिनल आविष्कार वो जगदीश बसु का था, वो अलग बात है। लेकिन आज तक दुनिया में यही पढ़ाते आया है कि वैक्सीन जो ये है वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया। तो पेटेंट की व्यवस्था इतनी बुरी नहीं, किंतु आपकी कमाई की सीमा होनी चाहिए ना। आपने आविष्कार किया, ओके, लेकिन आविष्कार करने के पश्चात आप पेटेंट करते हैं, और पेटेंट भी ऐसा करते हैं कि वैसा आविष्कार कोई दूसरा कर ही ना सके। आप मूल भावना कि उसके ऊपर आपने जो इन्वेंट किया, उसके ऊपर जो इन्वेस्ट किया, उसका कुछ आपको प्रतिसाद मिलना चाहिए, उससे कहीं आगे निकल के दूसरे छोर पर पहुंच गए। जानते हैं कैसे, क्या स्थिति है? लोगों को पेटेंट के कारण से क्या वो है, लोग पेटेंट फ्री की वो बात कर रहे हैं। नहीं, भारत में हमारी कोवैक्सीन अपनी है, 100% आईसीएमआर का उसका रिसर्च है, भारत बायोटेक का प्रोडक्शन है। इधर एस्ट्राजेनिका का जो क्या नाम फार्मूला ऑक्सफोर्ड से आया है, एस्ट्राजेनिका से आया है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन की कैपेसिटी कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट के पास है। किंतु हम अपना प्रोडक्शन 100% आईसीएमआर का वो हमारा वो हम अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। क्यों? यूरोपियन कंपनियों ने, चाइनीज कंपनियों ने, अमेरिकन कंपनियों ने केवल प्रोसेस और प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं कराया, टेक्नोलॉजी का पेटेंट कराया है। और टेक्नोलॉजी पेटेंट से आगे रॉ मटेरियल का भी पेटेंट कराया हुआ है। वैक्सीन की वैल्यू चेन के ऊपर 18 पेटेंट है। एक वैक्सीन तैयार करने में 900 एलिमेंट लगता है। आपने अगर उसके पेटेंट दर पेटेंट किए हुए हैं, और पेटेंट भी आपके अमेरिका या जर्मनी में वहां सुरक्षित है, भारत में उसको चलन नहीं हो सकते, तो आपने भारत की रिसर्च को, भारत में भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को रोका है। कोविशील्ड का प्रोडक्शन 3 महीने तक 1 करोड़ से नीचे रहा। क्यों? क्योंकि उसको जो आवश्यक रॉ मटेरियल चाहिए था अमेरिका से, वो वहां के पेटेंट लॉज के कारण से और अमेरिका की कंपनियों के, अमेरिका के दबाव के कारण से वो हमारे को नहीं मिलते रहे। स्पेशल हमारे आधार पुणे वाला अमेरिका 2 बार फ्लाइट होकर आए, वहां के क्या नाम उसके सेक्रेटरी जनरल से मिलकर आए, क्या नाम उसने कि आप अपने आपकी ये कानून भी मेरे को प्रोवाइड करते हैं, आप दे दीजिए, और उन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण से भारत में हमारी वैक्सीन, हमारा फार्मूला, हमारी कंपनियां, हमारी फैक्ट्रियां, और हम नहीं प्रोडक्शन कर पा रहे। प्रोडक्ट आपको इंसेंटिवाइज होना चाहिए, एक बात है, लेकिन आप विश्व भर में इतना वो हो गए। अप्रैल की 28 तारीख की रिपोर्ट आ गई थी, 28 अप्रैल चली गई, तब तक अमेरिका की 3 कंपनियां केवल, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना और फाइजर, केवल 3 कंपनियां अप्रैल तक $26 बिलियन कमाकर अपने शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर चुकी थी अप टू 26 अप्रैल। जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट 6 बिलियन डॉलर से ऊपर की नहीं हुई थी, टोटल मिलाकर चारों कंपनियों की समेत अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो उनको फंडिंग की, वो यानी कंपनियों की अपनी नहीं, कंपनियों ने अपनी भी की, अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी की, एडवांस में उनको पैसा दिया कि आप तुरंत वो करके हमारे को दीजिए। टोटल अमेरिका गवर्नमेंट, अमेरिकन कंपनी, इन सब की मिलाकर 6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और अप्रैल तक आप $26 बिलियन आप अपने को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप दे देते हैं। इवन देन हम कह रहे हैं, दुनिया के लोग कह रहे हैं कि आप अपना वो करिए, हम आपकी रॉयल्टी रखते हैं, फिर भी 5% रॉयल्टी, 10% रॉयल्टी, 12% रॉयल्टी, हम रॉयल्टी रख देते हैं। आप इसको पेटेंट फ्री कर दिया, हम आपकी कहीं पर भी पैदा होगी, भारत में होगी, कहीं होगी, लेकिन आपको रॉयल्टी आती रहेगी। इवन देन यू आर नॉट रेडी। ये तो नहीं हो सकता भाई, ये तो गलत बात है। तो पेटेंट का ये अर्थ लगा लेना कि आप उसकी टोटल वैल्यू चेन पर क्या नाम है कब्जा करके बैठे हैं,
कोई भारत में क्या दुनिया भर में अपने रिसर्च से भी नहीं कर सके। इस अन्याय के विरुद्ध कैंपेन है स्वदेशी जागरण मंच का युगम कैंपेन, यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीन एंड मेडिसिन। भारत नहीं, विश्व भर में यह कैंपेन चल रहा है अलग अलग नामों से। यूरोप में हमने तो 15 लाख लोगों की पिटीशन साइन की है, उन्होंने 20 लाख लोगों की पिटीशन साइन की। उन्होंने 200 नोबेल लॉरेट और बाकी सबको कराए हैं। हमारे वाइस चांसलर वाला तो 135 ने अभी साइन किए थे। मैंने अभी पूछा अपने उनको, सोमनाथ सचदेवा जी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो क्या नाम इसको लीड कर रहे हैं, मैंने कहा लेटेस्ट फिगर क्या आई है। टोटल तो 2200 हैं, डीन प्रोफेसर और जजेस और वो मिलाकर, लेकिन वाइस चांसलर सिटिंग 135। मैंने क्या बात भाई, तो अभी पंकज जी ने क्या नाम लेटर लिखा सब लोगों को करने के लिए और साइन करेंगे, थोड़ा फिगर आएगा, अलग बात है। लेकिन विश्व भर में इसके लिए इस प्रकार के एक अच्छे कैंपेन शुरू हुए और उसके कारण से संपूर्ण दुनिया के अंदर इन कंपनियों पर, उन कंपनियों के जो पेटेंट क्या नाम जो हैं कंट्री, जब उनकी सरकारों पर दबाव बनना शुरू। भारत में, और आप लोगों को जानकारी होगी कि अच्छी बात यह है कि विश्व के केवल 5 देशों ने वैक्सीन विकसित की, उनमें भारत भी है। और हम ये तो नहीं कहते कि 5 में से भी सबसे अधिक है, कम से कम एस्ट्राजेनेका से तो हम बेटर है, उसके रिजल्ट बेटर आ रहे हैं हमारे पास। यानी अगर कहना हो तो हम तीसरे नंबर पर आए 5 में भी। और इन 5 देशों की लगभग 15 कंपनियों ने अलग अलग प्रकार से, किसी ने mRNA टेक्नोलॉजी से, किसी ने क्या नाम है उसके डेड वायरस में से, किसी ने अलग अलग तरीके से, किसी ने ट्रेडिशनल रूप से, अलग अलग रूप से क्या नाम है उन्होंने विकसित की है। अमेरिका ने विकसित की है, चाइना ने विकसित की है, रशिया ने विकसित की है, जर्मनी और इंग्लैंड की तो एस्ट्राजेनेका कोलैबोरेशन में है, और भारत। इन 5 देशों ने विकसित की है। और भारत के पास वैसे आप लोगों को बताऊं कैपेसिटी कैसी है, वैक्सीन प्रोडक्शन की 62% कैपेसिटी भारत के अंदर है। वी आर द लीडर इन वैक्सीनेशन, जरा ध्यान रखना। अगर हमारे को रॉ मटेरियल टाइम पर मिल गया होता तो आज जो फिगर 30 करोड़ की हम दे रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन हुई है, ये अब तक हम 60 करोड़ तक ले जा चुके हैं। भारत के दृष्टिकोण में एक फर्क है और वेस्ट के दृष्टिकोण में फर्क है। वेस्ट का दृष्टिकोण क्या है, पश्चिम का दृष्टिकोण क्या है? वो कहते हैं विश्व एक बाजार है, लोग मर रहे हो तब भी आप बाजार में जाते हैं, आप केवल खरीद बेच करिए, व्यापार। भारत कहता है विश्व एक परिवार है। परिवार में अगर संकट आ जाए, मेरे बच्चे पर संकट आ गया, मेरे भाई पर आ गया, मेरी बहन पर आ गया, मेरे उस पर आ गया, मैं उसमें इससे मेरे को क्या मिलने वाला है, कल इसको ठीक करने नहीं, उसको ठीक करना पहला मेरा काम। मेरा चाचा था, वो कोई दूर का रिश्तेदार हो, गांव का पड़ोसी हो, तभी मैं ये सकता। भारत के दृष्टिकोण में और पश्चिम के दृष्टिकोण में फर्क की लड़ाई है यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीन एंड मेडिसिन। और इसीलिए न केवल भारत सरकार ने बल्कि सामाजिक संगठन ने, उसमें स्वदेशी जागरण मंच ने लीड किया, संपूर्ण विश्व में इस अभियान को एक नाते से लिया, मानवता का अभियान। हमने जो अपना ये जो उसका वो बनाया, पोस्टर बनाया, एक अभियान मानवता के लिए। विश्व की 787 करोड़ जनता को वैक्सीन लगाने का नैतिक दायित्व ये भारत का। इसलिए मैं दिल्ली में बैठता हूँ, केंद्र सरकार ने जो जिस दिन वो निकाला, मनसुख भाई मालविया ने हमारी प्रेजेंटेशन में बताया कि 250 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन का ये रूट है। मैंने उस दिन उनको क्या नाम है फोन करके बताया, मैं कहा मनसुख भाई जी 250 का आप रूट बता रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या है? भारत की 139 करोड़ जनता? नहीं, आपको 750 करोड़ वैक्सीन का प्रेजेंटेशन देना चाहिए। हमारे को 787 करोड़ जनता की चिंता करनी, हमारे को केवल 138 करोड़ की चिंता नहीं करनी। ये अमेरिका और यूरोप और चीन का दृष्टिकोण है कि अपने अपने देशों की अपनी उसकी चिंता करना। संपूर्ण विकासशील और गरीब देशों के, अफ्रीका हो या फिर यूरोप बाकी की कंट्रीज हो, इनको वैक्सीन देने का नैतिक दायित्व हमारा है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये भारत बोलता है, विश्व एक परिवार है ये भारत बोलता है। और वैसे भी आप अगर कहीं पर मानो अफ्रीकन कंट्रीज में वैक्सीनेशन नहीं होता तो वायरस आएगा।
क्योंकि इस समय पर दुनिया ऐसी कनेक्टेड है, या तो आप सारी फ्लाइट सारे ऐसे रोक दो, आप करना संभव नहीं है इस समय पर। इसलिए अमेरिका, यूरोप को भी, भारत को है ही, अगर आपको वायरस मुक्त होना है तो संपूर्ण विश्व की 787 करोड़ की आबादी को जल्दी से जल्दी वैक्सीन करना है। अगर ये जो 15 कंपनी है भारत में इस समय पर, जरा ध्यान करिए, 10 कंपनियां आईसीएमआर ने, भारत बायोटेक ने वॉलंटरी लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, जिसमें 3 पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, बाकी क्या नाम है 7 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। इस समय पर भारत में 10 कंपनियां इसका प्रोडक्शन कर रही हैं। अगले महीने जुलाई में 22 करोड़ प्रति मास प्रोडक्शन होने वाला है, अगस्त मास के अंदर 55 करोड़ होने वाला है, और उसके बाद 65 करोड़ होने वाला है, और नवंबर तक हम लोग 212 करोड़ क्या नाम है उत्पादन कर ले जाना। भारत का तो मैप जो है रोड बना हुआ है, लेकिन हमारे को चिंता संपूर्ण विश्व की 787 करोड़ जनता की है। इसलिए हम पेटेंट फ्री वैक्सीन कैंपेन ले रहे हैं। विश्व भर में 25 बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो प्रोडक्शन कर सकती हैं, यदि उनको उनके पेटेंट राइट्स मिल जाए, उसका क्या नाम है रॉ मटेरियल मिल जाए, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल जाए, और उसके पासवर्ड्स होते हैं, और क्या नाम है ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं कुछ आवश्यक। ट्रेड सीक्रेट का मतलब फाइनेंशियल नहीं होते, ट्रेड सीक्रेट का मतलब टेक्निकल होते हैं, वो अगर मिल जाते हैं। इस समय पर संपूर्ण विश्व की, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी है, दबाव भी है, इसलिए पहले अमेरिका झुका। अमेरिका ने 3 मई को कहा कि ठीक है, हम पेटेंट फ्री वैक्सीन की भारत और दक्षिण अफ्रीका का जो रेजोल्यूशन है उसका समर्थन करने को तैयार है। कुछ इफेक्ट पर लगाया छोटे मोटे, बाई एंड लार्ज उनका स्टेटमेंट आया। उसके पश्चात इंग्लैंड का आया, उसके पश्चात यूरोप के बाकी देशों में आया, यूरोपियन पार्लियामेंट ने पारित किया। लेकिन अभी भी जर्मनी अड़ा हुआ है, अभी भी चीन तो अड़ा हुआ था। अभी थोड़ा सा उसके 8-10 दिन पहले बयान आया कि ठीक है, हम भारत की इस डिमांड का समर्थन करने को तैयार है, हमारे को तो अपने लिए चाहिए नहीं, लेकिन विश्व में अगर आते ही तो हमारे को दिक्कत नहीं। WTO की उसमें अब ट्रिप्स काउंसिल ने इसको मान लिया है कि जुलाई में टेक्स्ट बेस्ड हम नेगोशिएशन करेंगे। हालांकि यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन यूनियन ने एक अल्टरनेटिव प्रस्ताव दिया है। आज सवेरे मेरे को हमारे जो वाशिंगटन में नरेंद्र रुस्तगी भी हैं, प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, वो हमारी टीम को क्या नाम है इंटरनेशनल टीम का काम देख रहे हैं। उन्होंने मुझे 2 वहाँ के आर्टिकल भेजे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो अल्टरनेट क्या नाम है विकल्प दिया है पेटेंट फ्री, भारत के पेटेंट फ्री के क्या नाम है मुकाबले में, वो डेविएट करने के लिए वो कहते हैं हम आपको जो बनी बनाई वो दे देंगे, वैक्सीन दे देंगे, लेकिन वो वास्तव में टैक्टिक लगा रहे हैं कि पेटेंट फ्री ना देनी पड़े, इसके लिए कुछ अड़ा हुआ है, देखेंगे। लेकिन पूरे विश्व में इसके लिए दबाव बनाना, जन दबाव बनाना आवश्यक है। ऐसा एक कैंपेन पेटेंट फ्री वैक्सीन का हेतु और स्वदेशी जानवर मंच ने चलाया है। अब मैं उसके डिटेल का नहीं कर रहा हूँ, ये जो आप पुस्तक पढ़ेंगे इस पुस्तक में उसका डिटेल वर्णन है, फिगर्स दी हुई है, बातें दी हैं, लेकिन मोटी मोटी चीज मैं बता के 1-2 चीज़ों में बताकर अपनी बात पूरी करूँगा। एक तो द्वितीय लहर के समय पर इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज के ऊपर बहुत खतरा, मतलब खराब आया कि ऑक्सीजन का अरेंजमेंट नहीं कर पाए, हॉस्पिटल हमारे फ्लडेड हो गए थे, हमारे पास वेंटिलेटर कम पड़ गए, हमारे संख्या बहुत भारी मर गई, हमारे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप रैली कर रहे थे बंगाल में, बाकी सब ऐसा सारा विषय है, किंतु यहाँ हम सब लोगों को ध्यान में रहे। एक तो ये जो पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर है, ये भारत में नहीं, वे विश्व भर में आ रही है। और भारत में नहीं, विश्व भर में इंग्लैंड का मेडिकल बिल जो है भारत से अगर उसका देखा जाए, क्या नाम है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, भारत से 122 गुना अधिक उसका वो है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेरिका का 300 गुना बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। भारत में ये जो वेंटिलेटर की कमी, दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर की कमी, ये मोटे तौर पर माना जाता है 2 वीक्स की प्रॉब्लम बनी रही। लेकिन आप लोगों को आश्चर्य होगा सुनकर, अमेरिका में ये कमी जो है 10 हफ्ते तक बनी रही। ऐसी स्थिति कि शमशान घाट में उनके अभी भी
600 बॉडीज वहां ऐसी पड़ी है जहां उनको उसमें जगह नहीं मिली। इसमें 8 हफ्ते तक बनी रही इंग्लैंड के अंदर ये पोजीशन, 14 हफ्ते तक बनी रही ब्राजील में ये पोजीशन, इटली में बनी रही लगभग 10 हफ्ते तक ये पोजीशन। दुनिया के जो जर्मनी सहित प्रमुख देश हैं उनमें जब पीक एकदम आया, पीक आया, क्योंकि भारत में पहले उसमें लॉकडाउन उन्होंने तेज लगाए थे, इसलिए भारत में पहली वेव आने में वो लेंथ खिंच गई, 5 महीने लगे। लेकिन सेकंड वेव का किसी भी ने वो नहीं किया था, प्रेडिक्ट नहीं किया था, इसलिए वो लगभग कुल मिलाकर 25-26 दिन में आ गई। और 25-26 दिन में भी पहले 12-13 दिन में तो लग ही नहीं रहा था कि ये ऐसी वेव बन जाएगी कि ये लगभग 85 डिग्री के ऊपर हमारा ग्राफ चला जाएगा। इसके कारण से केवल प्रॉब्लम है, दुनिया में किसी ने सेकंड वेव भारत में इस एंगल से आ रही है किसी ने प्रोडक्ट नहीं किया था, समेत हमारे आईसीएमआर। उसका मेन कारण केवल इतना रहा। फिर भी हम लोगों ने 2 हफ्ते के अंदर कंट्रोल किया, जबकि विश्व भर के जिनके मेडिकल बिल हमारे से 300 गुना अधिक है, उनको भी किसी को 8 हफ्ते, किसी को 10 हफ्ते, किसी को 14 हफ्ते तक भी लगे। दूसरी बात, अगर पर मिलियन संक्रमण का रेट देखेंगे विश्व भर के 16 देशों में, इसके पेज के अंतिम पेज पर स्टडी दी हुई है, मैंने टेबल दी हुई है, ये टेबल है कि विश्व भर में 10 मिलियन पर संक्रमण कितना है और 10 उस पर क्या नाम डेथ कितनी है। मैं डेथ केवल कोट कर रहा हूं इस समय। अमेरिका में प्रति मृत्यु प्रति 10 लाख पर है 1784 लोगों की, ये 20 दिन पहले का आंकड़ा है। ब्राजील में प्रति 10 लाख मृत्यु है 2104 लोगों की, फ्रांस में 1587, तुर्की में 546, रूस में 799, इंग्लैंड में 1906, इटली में 2069, जर्मनी में 1048। बाकी भी टेबल दिया, सारी कोट नहीं करता हूं। यानी किसी की भी सबसे कम तुर्की में है 546, नहीं तो रूस में भी 799, बाकी सब तो 1000 से ऊपर है प्रति 10 लाख मृत्यु। भारत में मृत्यु है 213 उस समय, अभी थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि अभी फिगर बढ़ती है, थोड़ा हो जाए 300 से कम रहती है 10 लाख पर मृत्यु। और विश्व भर में 1000, 1200, 10 लाख पर मृत्यु 2900 तक गई हुई है। यानी कोरोना से महामारी में चाहे संक्रमण रेट हो प्रति 10 लाख, प्रति 10 लाख मृत्यु का क्या आंकड़ा हो, देखेंगे तब भी सेकंड वेव की अचानक आने के बावजूद भी ऐसे तरीके से भारत ने और भारतीय समाज ने की। अंत में वैक्सीनेशन हम लोग देख रहे हैं, आप लोग तो बताइए, मध्य प्रदेश में खास विषय में सारे विश्व में उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक ही दिन के अंदर 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगा एक स्टेट के द्वारा। अमेरिका ने जिस दिन अपने सबसे अधिक पीक पे गया उनका वैक्सीनेशन 33.3 लाख था, और भारत ने जिस दिन पीक पर गया तो 88 लाख पक्का है एक ही दिन में, और केवल एक ही दिन कर दिया। बाद में मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया और स्क्रॉल और वायर वाले ने रिपोर्टें दे रखी हैं कि मध्य प्रदेश ने इन्होंने पहले अपनी होर्डिंग कर रखी थी, इसलिए आप उनके पिछले 3 दिन का देखो तो 4000-6000 से बकवास की बातें कुछ मीडिया के एक सेक्शन में लिखी हुई है। लेकिन अब वो भी परेशान है, वो कह रहे थे भाई एक दिन आपने रिकॉर्ड बना लिया दिखाने के लिए सारी दुनिया को, अगले दिन आपका फिर बैठा। तो ध्यान में क्या आ रहा है कि इस समय पर 55 लाख 56 लाख, कल रात को भी 62 लाख क्या नाम है, कल दिन जो है 62 लाख लोगों को क्या नाम है वैक्सीनेट किया था। विश्व में सर्वाधिक अमेरिका ने रेट रखा 33 लाख का, हम आज प्रतिदिन का 56 लाख से लेकर 66 लाख का ला रहे हैं, एक दिन का पीक तो 88 लाख पर क्या वो लगा। और जितनी हमारी बातचीत चल रही है और जितनी हमारे को अंदर खाते रिपोर्ट है वो ये है कि हम जुलाई के मिड के बाद 1 करोड़ प्रतिदिन वैक्सीन करने की तैयारी में। मैंने बताया कि रॉ मटेरियल और उसके साथ प्रोडक्शन वगैरह का प्रॉब्लम थी, अभी काफी साल सॉल्व हुई है, लगातार एग्रेसिवली आप लोगों को जानकारी रहे। केवल उसके कारण नहीं, हमारे सुरक्षा सलाहकार तक जाकर क्या नाम है वहां पर भिड़ते रहे, तब जाके रॉ मटेरियल और बाकी सब चीजें खुली हैं और हम अपना प्रोडक्शन ठीक लाइन पर ला पाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर भारत को हमको ऐसा लग रहा है कि अगस्त मास तक हम 1 करोड़ प्रतिदिन का क्या नाम है वैक्सीनेशन का हिसाब कर देंगे। और मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बता रहा हूँ
कि भारत की एडल्ट पॉपुलेशन को जो ग्राफ आया है दिसंबर तक का, दिसंबर नहीं, हम अक्टूबर अंत तक ही कर ले जाने वाले, 2 महीने पहले। और सारी रिसर्च वो कह रही है कि जहां पर भी 70% प्लस वैक्सीनेशन एडल्ट ग्रुप का हो गया, वहां इसकी कोरोना की चेन जो है ब्रेक हो जाती है। उसके बाद बीमार नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है ना, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट जो है एकदम डाउन आ जाती है, जिसको एक बार भी इंजेक्शन लगा हुआ, एक बार भी लगा हुआ। इसलिए भारत जल्दी से जल्दी अपनी पॉपुलेशन को 18 प्लस वालों को 70%, 75% वैक्सीनेट करना चाहता है। कम से कम सिंगल डोज, डबल डोज लगने पर तो उसका और परसेंटेज इंप्रूव हो जाता। हमारे को क्या करना, ये यहां पर बैठे हुए को क्या करना, जरा ध्यान कराइए। काफी बार क्या होता है, हम सब लोगों को ये होता है कि 2 प्रकार का काम में से एक प्रकार का काम हम करते हैं, ये ऐसा सुनते हैं, हाँ समझते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष हमारे को भी भूमिका निभानी है, ऐसा कई बार नहीं करते ना, ऐसा। इस प्रकार की जो लड़ाई है ये संपूर्ण समाज को एकजुट होकर लड़नी है। सरकार को, समाज को, सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, आर्थिक संगठनों को, जातीय बिरादरी संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को। कोरोना वायरस इसका फर्क नहीं करता कि आप कांग्रेस के हैं कि आप बीजेपी के, आप कौन सी पार्टी के, नो, आप किस बिरादरी के हैं, कि आप अमीर हैं कि आप गरीब हैं, नो, वो क्या फर्क कर रहा है। उसमें तो मंत्री भी जा रहे हैं, तो उसमें संतरी भी जा रहे हैं, डॉक्टर भी जा रहे हैं, और सब जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहा। इसलिए इस युद्ध में विजय की पहली आवश्यकता और पहली गारंटी है, अगर समाज, सरकार, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और आर्थिक संगठन और बाकी संगठन ये सब एकजुट होते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश को इस बात की बधाई तो देता ही हूं कि भैया आप लोगों ने एक दिन के अंदर किया, लेकिन हमारे को आगे इस बात को ध्यान करना है कि भारत नहीं, विश्व में हम क्या अपने मध्य प्रदेश का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं क्या। मेरे को आज हमारे प्रचारक, वरिष्ठ प्रचारक बैठे थे, वो मेरे को बता रहे थे कि इंदौर में 51% एडल्ट को वैक्सीनेशन हो गया है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं 70-75% जहाँ हो जाए तो वहां पर इसका मतलब कोरोना अब कम से कम वो रहेगा काबू में। ये अगर बात है कि 18 से नीचे वाले में आ सकता है अभी, तो उसके लिए भी क्या तैयारी करनी, वो भी संगठन पूरी तरह से इस बार मुस्तैद है। सरकार तो मुस्तैद जो है सो है, संगठन भी इस बार पूरी तरह मुस्तैद है। सारे भारत में हमारी तैयारी वैसी होगी कि किसी भी प्रकार की वो कोई तीसरी लहर वहर में, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि तीसरी लहर आएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन भारत इतनी तेजी से हम कर रहे हैं, और भारत का जैसा हमारा इम्यूनिटी लेवल है, तो भगवान करेगा वैसे भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर छोटे मोटे कोई आनी है तो उसके लिए भी भारत ने वैसी तैयारी कर रखी है, और अगर ठीक ठाक चाहा तो जुलाई के एंडिंग में हमारा जो बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन जो है वो आ जाएगी। उधर से भी आ रही है, अमेरिकन वाला भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर भी आने की कोई संभावना है, जुलाई एंडिंग तक आ जाएगी, नहीं तो अगस्त तक तो पक्का आ जाएगी हमारे यहाँ दूसरी। तो टोटल आबादी का भी हम क्या नाम वैक्सीनेशन 70-75% कर देंगे। लेकिन हमारे को इनको जहां भी वैक्सीनेशन ड्राइव के प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसमें हम सब लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर भी, संगठन के स्तर पर भी, जिन सामाजिक धार्मिक संगठनों से जुड़े उन सब पर भी, हमारे डीसी साहब बैठे हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं। हरियाणा में अभी डीसी साहब की वो हमारी वो जो बनी हुई है परिषद, उसमें मैं गया था, मैंने उन सब से निवेदन किया, मैं कि ये ऐसी महामारी है कि इस समय पर हर एक यूनिवर्सिटी का कोर मैंडेट है कि आप अपना जो स्टूडेंट है उसके हर एक परिवार को तुरंत वैक्सीनेट करो, और अगर कोई थर्ड वेव या ऐसी आवश्यकता पड़ी तो हमारी सारी यूनिवर्सिटियां जो है और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पैदल खड़ी होंगे, हाथ साथ मिला। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ के भैया बचाने डॉक्टर की जिम्मेदारी, हमने तो टैक्स दे दिया ना, ये नहीं होता। सामान्य परिस्थिति में वो चलता है। इसलिए मैंने बाकी उनको भी कहा, आज भी मेरी आपसे बात हो रही थी कि बाकी सब जगह पर हमारी यूनिवर्सिटी की जो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है उसकी सेक्रेटरी जनरल है पंकज मित्तल, वो हमारी कोर टीम में है, उन्होंने सब उनको लेटर लिखा है। हम इस पेटेंट फ्री वैक्सीन उसके ऊपर वेबिनार्स करें, अधिक से अधिक जागृति लाएं। और दूसरी बात है, सामान्य व्यक्तियों को, कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन ड्राइव में अपने मेडिकल स्टाफ और साथ में सहयोगी बने।
आप उनको कहिए कि हॉस्पिटल आप हमारे को दे दीजिए, क्या नाम है, इसकी वायरस दे दीजिए, हम इसके आधार कार्ड या जो भी आपकी रिटर्न कार्रवाई आपको चाहिए हम अपने यहाँ करके सब कुछ करके आप 2 अपनी नर्सेज भेज दीजिए, बाकी हम सब अपने यहाँ व्यवस्था ये वो कर के आपको डेटा आपको शाम को ट्रांसफर कर दें। हमारे स्कूल है, हमारे कॉलेज है, हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, बाकी संस्थाएं, जितना वैक्सीनेशन फास्टेस्ट कर सकते हो। कोई कहता है प्रोडक्शन ही नहीं कर, आप चिंता मत करिए, मैं जानता हूँ की स्टोरी, जो क्या नाम प्रोडक्शन का रेट वो दिए हैं सरकार ने, उससे भी अधिक प्रोडक्शन आ रहा है, जुलाई में आ रहा है। आप देख रहे हैं क्या, 88 लाख के बाद 65 लाख भी क्या नाम है लोगों को लग रहा है, तो भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई नहीं है हमारे पास। दिल्ली सरकार में मैं पूछ लिया उनको, अरे उन्होंने लगाया 78,000। मैंने कहा क्या बात है नहीं क्या, तुम तो बड़े शोरूम जाते हो, जरा सरकार वहाँ की ऐसी है, मोतियों वाली सरकार है, क्या नाम है, करना कराना कुछ नहीं, सब दुनिया में लोगों में से एक होंगे। पता क्या लगा, 10.5 लाख इंजेक्शन पड़ा है और मूर्खों ने 78,000 लोगों को वैक्सीन कमाल कर रहा है। 9.5 लाख इंजेक्शन आपके क्या नाम है उनमें फ्रिज में और उसमें पड़े हुए हैं और आप वैक्सीन नहीं कर देते हो, अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम सब चिंता मत करें, वायरस की इंजेक्शन की अब कमी नहीं रही, वो दिन गए पीछे गए। हम सब लोगों को अधिकतम वो करके और इसका वातावरण बनाना चाहिए। अगर कहीं कमी होगी तो हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर दबाव बनाए तो डालिए दबाव कि हम तो यहाँ पर एक ही दिन के अंदर 1 करोड़ करने को तैयार हैं, आप क्या नाम प्रोडक्शन दीजिए। हमारा जन दबाव बनेगा तो अपने वाले भी करेंगे। मैं तो कह रहा था माँ भी नहीं क्या नाम देती है जब तक बच्चा रोएगा, दूध नहीं देती। इसलिए वैश्विक स्तर पर पेटेंट फ्री वैक्सीन अभियान को चलाने के लिए जो भी वेबिनार, सोशल मीडिया आर्टिकल आप देख सकते हैं वो करिए और अपने यहाँ पर वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो, इसके लिए प्रत्यक्ष हम प्रयत्न करें अपने अपने उसके थ्रू। ये हमारे को करणीय कार्य है। स्वदेशी जागरण मंच तो केवल समाज को और सिस्टम को जोड़ने के सेतु का काम करता है, करना समाज को रहता है। हमारे को विश्वास है कि जैसे हमने शुरू में उदाहरण रखा था, ऐसे ही ना केवल इस समय पर बल्कि आगे बाकी के दुनिया के 787 करोड़ लोगों को भी वैक्सीनेशन दिलवाने में या देने में हम जितनी पेटेंट फ्री करा के उधर से दिलवा सके, नहीं तो अपने यहाँ से भेजेंगे, हम निश्चित रूप से इस विश्व को इस महामारी से मुक्त करने में सफल होंगे। इस मानवता के एक बड़े अभियान में आप सब लोग भी जुटे हैं, मध्य प्रदेश के लोग तो वैसे भी उनके प्रतिनिधि के नाते से आज आप इस बैठक में जुटे हैं, इसलिए आप सब लोगों को भी शुभकामनाएं देते हुए हम सब लोग मानवता के लिए इस सारे अभियान में जुटे हैं, ऐसी एक निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय स्वदेशी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब का उद्बोधन हम सबके लिए मार्गदर्शन रहा और ये जो कोविड की समस्या है, अब विश्व एक नई तरह की चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग भविष्य में देखने वाले हैं कि जो लड़ाइयाँ हैं अब वो बंदूकों से, तलवारों से नहीं लड़ी जानी है। हम एक बायो वेपन और केमिकल वेपन के दौर में आ गए हैं। इस लड़ाई में मुझे लगता है और हम सबको पूरा विश्वास है कि भारत पूरे विश्व में अगुवा साबित होगा। वो एक ऐसा परिपाटी स्थापित करेगा जिससे पूरा विश्व उसको, जो हम मानते रहे कि विश्व गुरु रहा है, और उसका एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने हमारी सरकार ने अभी उदाहरण दिया भी है। आप सब देखें कि हमारा देश एक विकासशील देश है और उसकी जनसंख्या इतनी अधिक है। 125 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना और 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करना, और वो भी तब जब हम विश्व से किसी भी तरह की आर्थिक मदद की उम्मीद नहीं कर रहे। ये एक मिसाल है कि किस तरह से ये लड़ाई हमारा देश लड़ेगा। इसमें सभी का सहयोग, सभी का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। उसमें सरकार हो, समाज हो, कोई भी संस्था हो, और स्वदेशी जागरण मंच का जो भूमिका इस पूरे अभियान में रहने वाली है वो हम निश्चय ही अपनी पूरी ताकत से, क्षमताओं के साथ करेंगे।
आप सभी लोग का सहयोग हमें भविष्य में मिलता रहेगा इस आंदोलन में, और भविष्य में भी स्वदेशी जागरण मंच जिन मुद्दों को उठाएगा आप सबके सहयोग की अपेक्षा हम हमेशा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए, इस विमर्श के लिए आप सब लोगों ने अपने बहुत ही बहुमूल्य समय में से समय हमें दिया, इसके लिए मैं स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आप सभी का आभार प्रदर्शन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।